नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे थे। पिछले 2 पार्ट देख चुके। तीसरे पार्ट में हम आज समर सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जेतर सिंह के बाद जो शासक बना वो तेज सिंह बना, और तेज सिंह के बाद जो शासक बना वो बना समर सिंह। समर सिंह का कार्यकाल 1273 ईस्वी से लेकर 1301 ईस्वी तक था। समर सिंह के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? रतन सिंह। और जो दूसरा पुत्र था इसका नाम था कुंभकर्ण। ठीक है दोस्तों। अब राजशाही जो शासन था इसके आधार पर राजा का जो बड़ा पुत्र होता है, जो उत्तराधिकारी होता है, वही समस्त राज्य का क्या होता है? सर्वे सर्वा होता है। ठीक है दोस्तों। अब हुआ क्या, समर सिंह का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी कौन था? रतन सिंह था। तो आगे होने वाला राजा कौन बनेगा? रतन सिंह बनेगा। अब कुंभकर्ण यह सोचता है कि घर में लड़ाई करने से क्या फायदा, तो यहां से सारे राजपाट को छोड़कर ये चला जाता है। कहां पर? नेपाल चला जाता है। कहां चला जाता है? नेपाल चला जाता है। और नेपाल में शाही राजवंश की स्थापना करता है। किस राजवंश की? शाही राजवंश की स्थापना करता है। और यह शाही राजवंश क्या कहलाता है? कोइराला राजवंश कहलाता है। नेपाल का जो शाही राजवंश है वो क्या कहलाता है? कोइराला राजवंश कहलाता है। यानी कोइराला ही कौन थे? सिसोदिया थे। और सिसोदिया ही कौन थे? कोइराला थे। तो कुंभकर्ण ने, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नेपाल में सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुंभकर्ण ने की थी। कुंभकर्ण किसका पुत्र था? समर सिंह का पुत्र था। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन ये से पूछा जा सकता है कि जेतर सिंह के बाद शासक बना तेज सिंह, और तेज सिंह के बाद शासक बना समर सिंह, समर सिंह के बाद शासक बना रतन सिंह। तो ये आपको क्रम भी ध्यान रखना है। ये शायद पटवार में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस तरह से मिलान करो या क्रम से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो कुंभकर्ण की अपन ने बात कर ली। अब अपन बात करते हैं रतन सिंह की। रतन सिंह, कुंभकर्ण दोनों भाई थे जिसमें शासक कौन बना था? रतन सिंह। रतन सिंह का कार्यकाल 1301 ईस्वी से लेकर 1303 ईस्वी तक रतन सिंह का शासन रहता है। रतन सिंह जब मेवाड़ का शासक था उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक इस समय अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था, साम्राज्यवादी शासक था। यह दिन प्रतिदिन अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। और मेवाड़ का शासक कौन था? तो मेवाड़ का शासक इस समय जो रतन सिंह था। मेवाड़ सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण अभेद्य दुर्ग था। चित्तौड़, मेवाड़ बोले तो चित्तौड़ सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट दुर्ग था। और अलाउद्दीन खिलजी इस चित्तौड़ को प्राप्त करना चाहता था। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर आक्रमण करने का कारण है रतन सिंह की पत्नी पद्मावती, या इसको नाम मिलते हैं पद्मिनी। रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी। इसको प्राप्त करने की लालसा भी अलाउद्दीन खिलजी को मेवाड़ पर या चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आकर्षित करती है। अब होता क्या है, ये पद्मिनी कौन थी? अब दोस्तों, कई किंवदंतियां हमें सुनने को मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा जानकारी इसकी मिलती है पद्मिनी और रतन सिंह की। वो मिलती है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना थी पद्मावत। कौन सी रचना थी? पद्मावत। और ये रचना कब लिखेगी? तो ये रचना 1540 में लिखेगी। और इसके राइटर कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ लिखा था। और ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे। शेरशाह सूरी के समय यानी के कार्यकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में पद्मावत लिखी थी।
और ये घटना है 1323 ईस्वी की। तो कितनी सत्यता है इसके बारे में कोई नहीं जानता, लगभग ये एक कल्पना की गई है। अब होता क्या है, कई कहानियों में हमें सुनने को मिलता है इस पद्मिनी के पास एक तोता था जिसका नाम था हीरामन तोता। ठीक है, पद्मिनी के पास कौन सा तोता था? हीरामन तोता था। हीरामन तोता उड़ता हुआ, यानी ये श्रीलंका शील जो द्वीप था यहां से उड़ता हुआ कहां पहुंच गया? तो ये गागरोन पहुंच गया था। कहां पर पहुंच गया था? गागरोन, झालावाड़ में ये हीरामन तोता पहुंच गया था, जो मनुष्य की तरह हूबहू बोलता है। अगर हम तोते को ये सिखाएंगे कि उसके सामने राम राम, रोज रोज राम राम करेंगे, तो वो भी तोता एक समय ऐसा आएगा कि तोता भी राम राम करने लगेगा। तो ये हीरामन तोता कहां उड़कर कहां चला जाता है? गागरोन चला जाता है। और गागरोन में इस तोते को एक शिकारी के द्वारा, किसके द्वारा? एक शिकारी के द्वारा किसको बेच दिया जाता है? तो रतन सिंह को यह तोता बेच दिया जाता है, जो मनुष्य की तरह बोलता था। जब हीरामन तोते को रतन सिंह खरीद लेता है तो हीरामन तोते से पद्मिनी की रूप सौंदर्य की वो चर्चा सुनता है, उसके रूप सौंदर्य का बखान सुनता है, और रतन सिंह मंत्र मुग्ध हो जाता है और ये पद्मिनी से प्रेम करने लग जाता है। अब कहते हैं कि रतन सिंह यहां से चलता हुआ कहां पहुंच गया? तो सिंहल द्वीप पहुंच गया। कहां पहुंच गया? सिंहल द्वीप पहुंच गया। सिंहल द्वीप राजा रतन सिंह पहुंच जाते हैं और कहते हैं, यहां पर ये देखते हैं किसको? पद्मिनी को देखते हैं। किसको देखते हैं? पद्मिनी को देखते हैं। अब होता क्या है कि कहते हैं कि रतन सिंह बगीचे में घूम रहे थे, तब सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की नजर इस पे पड़ती है। यानी जो रतन सिंह थे ये एक जोगी के भेष में थे, और राजा गंधर्व सेन की नजर किस पे पड़ती है? रतन सिंह पे पड़ती है, जो एक जोगी के भेष में थे। कहते हैं कि रतन सिंह को गंधर्व सेन बुलाते हैं। क्या करते हैं? गंधर्व सेन रतन सिंह को बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो? तब रतन सिंह कहता है कि मैं तो एक जोगी हूं। तो गंधर्व सेन कहते हैं कि तुम जोगी तो नहीं हो सकते, तुम अपने बारे में सच बताओ। तब राजा रतन सिंह गंधर्व सेन को सच बता देता है और कहते हैं कि राजा गंधर्व सेन अपनी पुत्री पद्मिनी का विवाह किसके साथ कर देता है? मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह के साथ कर देता है। ठीक है, तो पद्मिनी और रतन सिंह का विवाह हो जाता है। अब विवाह होने के बाद राजा गंधर्व सेन इसको, पद्मिनी को 1600 दासियों की भेंट करता है और 2 अंगरक्षक, जिसका नाम था गोरा व बादल। ये गोरा व बादल पद्मिनी के चाचा व भतीजे थे। ठीक है, पद्मिनी के चाचा व भतीजे कौन थे? गोरा व बादल, जो जब से इसका अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर आक्रमण होगा तब ये मेवाड़ की सुरक्षा में अपने आप को, अपने प्राण त्याग देंगे। तो इनको लेकर रतन सिंह कहां जाते हैं? रतन सिंह मेवाड़ आ जाते हैं। ठीक है, अब कहते हैं जब रतन सिंह पद्मिनी को लेकर मेवाड़ आते हैं तो पूरे राज्य में मिठाइयां बांटी जाती है, दान दक्षिणा दी जाती है। तब एक पंडित था, ब्राह्मण का नाम था राघव चेतन। ये राघव चेतन इस पद्मिनी के रूप सौंदर्य पर मोहित हो गया था और इसे प्राप्त करना चाहता था। राघव चेतन एक तांत्रिक था। क्या था? एक तंत्र विद्या भी जानता था, तांत्रिक था, और अपनी तंत्र विद्या से पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। उस पर अब होता क्या है, रतन सिंह को इस राघव चेतन के बारे में पता चलता है, तो राघव चेतन को रतन सिंह अपने दरबार से बाहर फेंकवा देता है। ठीक है, अब राघव चेतन मन ही मन ये सोचता है कि पद्मिनी तेरी भी नहीं तो मेरी भी नहीं तो तेरी भी नहीं हो सकती। कहते हैं कि ये राघव चेतन कहां पहुंच जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच जाता है।
अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर ये कहता है कि हे महाराज, सब कुशल मंगल। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि हम क्यों ना कुशल मंगल होंगे, हमारे पास इतना बड़ा साम्राज्य है, हम बड़े ऐशो आराम से रहते हैं, मजे कर रहे हैं। तब राघव चेतन कहता है काहे का मजा, तुम काहे का मजा करे, मजा तो मेवाड़ का महाराणा रतन सिंह कर रहा है। उसकी पत्नी जो इतनी सुंदर है कि जब वो पानी पीती है तो उसके गले से ऐसे ही दिखाई देता है। अगर कमल की पंखुड़ियां भी उसके शरीर को टच कर जाए तो उससे रक्त आने लग जाता है। तो ये चीजें बढ़ा चढ़ाकर जो मलिक मोहम्मद जायसी है उनके द्वारा कहा गया है। कहते हैं जब इतनी रूप सौंदर्य की बात राघव चेतन से सुनता है अलाउद्दीन खिलजी, तो तुरंत वो सेना तैयार करता है और सेना तैयार कर वो पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता है। अब कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी एक संदेश भेजता है रतन सिंह को और कहता है कि तुम आपकी पत्नी जो पद्मिनी है, इस पद्मिनी को मेरे हरम में शामिल कर दो। ये कौन कहता है? अलाउद्दीन खिलजी कहता है। लेकिन इसको लेकर रतन सिंह क्या कर देता है? मना कर देता है। तब 28 जनवरी 1303 ईस्वी को 28 जनवरी 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का घेरा डाला और यह घेरा लगभग 8 माह तक पड़ा रहा। यह घेरा कितने माह तक पड़ा रहा? 8 माह तक चित्तौड़ दुर्ग, यानी 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने घेरा डाला। ये घेरा 8 माह तक पड़ा रहा। जब सुल्तान को सफलता मिलती नजर नहीं आ रही थी तो इसने छल का सहारा लिया और रतन सिंह से आपसी तार यानी पत्राचार के माध्यम से अपने संदेश भेजने शुरू कर दिए। अलाउद्दीन रतन सिंह से कहता है कि मैं अब जा रहा हूं, मुझे केवल पद्मिनी के दर्शन करा दो। ठीक है। कहते हैं कि रतन सिंह पद्मिनी से पूछता है और पद्मिनी ये कहती है कि मैं उसके सामने नहीं जा सकती। तो रतन सिंह एक योजना बनाता है कि उसको शीशे में दर्शन कराए दिए जाएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास संदेशा भिजवा जाता है रतन सिंह का। तो उसमें लिखा था कि आपको पद्मिनी के शीशे में दर्शन करवाए दिए जाएंगे। तब रतन सिंह कहता है, ये अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि भाई कहीं करा, लेकिन मन दर्शन करा दे। तो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को बंदी बनाकर ले जाया जाता है महल में और उसको पद्मिनी के शीशे में दर्शन करवाए जाते हैं। जब शीशे में दर्शन करवाए दिए जाते हैं तब हमारे राजपूतों में परंपरा ये होती है कि जो आया हुआ मेहमान है, चाहे वो दुश्मन है चाहे मित्र है, उसको गेट तक छोड़ के आते। तब कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर छल कपट का सहारा लेकर रतन सिंह उनको जब छोड़ने गया था तब उनको धक्का दे देता है और रतन सिंह को बंदी बना दिया जाता है। तब इस सारी घटनाक्रम का पता किसको चलता है? जो पद्मिनी के चाचा भतीजे थे गोरा और बादल को इस रतन सिंह को बंदी बनाने की जानकारी मिलती है। तब अलाउद्दीन खिलजी ये मांग करता है कि पद्मिनी साथ ही साथ जो 1600 दासियां हैं वो भी मुझे चाहिए। पद्मिनी तो चाहिए, इसके अलावा 1600 दासी भी चाहिए और तेरा जता भी तेरा साम्राज्य में रानी ही जती भी महिलाएं बस सारी चाहिए। ठीक है। तब गोरा एक पालकियों की सेना बनाता है और कहते हैं उस पालकियों में जो महिलाओं के वस्त्र पहनाकर किसको बैठा दिया जाता है? सैनिकों को बैठा दिया जाता है। अब जब सैनिक इसमें बैठ जाते हैं तो कुल 1600 पालकी, कितनी? 1600 दासियों की 1600 पालकी सजाई जाती है और उसमें 6 उसके पालकी को चलाने वाले 6 वो हो गए। तो कुल मिलाकर कुल जो सदस्य थे, कुल जो सैनिक थे वो थे 11,200 सैनिकों की सेना को लेकर गोरा और बादल दोनों अलाउद्दीन खिलजी के जो खेमा था वहां पर चले जाते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो खेमा लगाया था वो लगाया था चित्तौड़ी पहाड़ी पर। कहां पर लगाया था? चित्तौड़ी पहाड़ी पर इसने अपना शिविर लगाया था और शिविर में गोरा और बादल 11,200 की सेना लेकर रतन सिंह को छुड़ाने के लिए चले जाते हैं। अब कहते हैं कि पद्मिनी जाती है और पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी से कहती है कि मैंने रतन सिंह से शादी की थी, ये मेरे पति हैं, तो मैं एक दिन एक रात इनके साथ रहना चाहती हूँ। तब
और दूसरे दिन मैं आपकी यानी एक दिन इनकी पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ, दूसरे दिन मैं आपकी क्या बन जाऊंगी, बेगम बन जाऊंगी। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि कोई ना, एक रात की बात है। तो अलाउद्दीन खिलजी इसको देता है अनुमति, और पद्मिनी और रतन सिंह दोनों एक दूसरे को वहां से भाग जाते हैं, वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। और पीछे से जो सेना, शाही सेना आ रही थी, इस शाही सेना को रोकने का कार्य गोरा और बादल लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त करते हैं, और साथ ही साथ रतन सिंह भी वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और 1600 महिलाओं के साथ 1600 महिलाओं के साथ पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। ये चित्तौड़ का पहला साका था, जबकि राजस्थान का दूसरा साका था। ये राजस्थान का सबसे बड़ा साका था। राजस्थान का सबसे बड़ा साका चित्तौड़ का साका, जो 1303 ईस्वी में हुआ था। कहते हैं 28 अगस्त 1303 ईस्वी को, अगस्त 1303 ईस्वी को मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। कब हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार चित्तौड़ पर हो जाता है। अब देखो कहानी किस तरह मोड़ लेती है। रतन सिंह मारा गया और 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया था। अब होता क्या है, चित्तौड़ पर किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का। तो चित्तौड़ पर अधिकार होने के बाद चित्तौड़ का जो प्रशासक था वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को बनाया था। किसको बनाया था? खिज्र खां को अपना यहाँ पर चित्तौड़ का जो प्रशासक था वो बनाया था, और चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर इसने रख दिया था खिजराबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। और कब चित्तौड़गढ़ कब जीता था? तो 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़गढ़ जीता गया था। जबकि आक्रमण कब किया था? 28 जनवरी 1303 ईस्वी को इसने आक्रमण किया था। जीता कब था? 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। 8 माह तक घेरा पड़ा था। कहते हैं कुछ दिनों बाद खिज्र खां यहाँ से चला जाता है और चित्तौड़गढ़ का भार किसको सौंप दिया जाता है? जो अजमेर के चौहान थे, इस अजमेर के चौहानों को सौंप दिया जाता है। और अजमेर के चौहानों के बाद जब राणा हमीर आएगा, राणा हमीर के समय इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर मूछाला जो मालदेव शासक था, मूछाला मालदेव शासक का अधिकार स्थापित हो जाता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में पर चर्चा करेंगे कि मूछाला मालदेव और राणा हमीर किस तरह से मूछाला मालदेव से चित्तौड़गढ़ दुर्ग प्राप्त करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।